जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं कोशिका। ठीक है, हम कोशिका की जो जनरल फैक्ट है, अक्सर बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से चीजें आती हैं, उनको हम देखने वाले हैं कि कोशिका। देखो, हम पहले बता देता हूँ, कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो जो भी जीवन स्टार्ट हुआ एक कोशिका से ही हुआ है। तो कोशिका के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, एक कोशिका से कैसे, मतलब जब कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनेगा, जब वो अंग मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, तो हम ये सारा आज देखने वाले हैं। देखो, शुरुआत करते हैं हम सेल कोशिका से। देखो, ये कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। हमारे देखो, हम मैंने ये उल्टा लिख रखा है, यहाँ से देखो ना। ठीक है, सजीव फाइनली किससे बनता है? एक कोशिका। जब ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, एक कोशिका, जब छोटे छोटे जीव होते हैं वो एक कोश के जीव होते हैं, उनमें ओनली और कोशिका होती है। जैसे जैसे बड़े जीव आते जाते हैं तो उनमें कोशिकाएं प्लस होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं। तो जब कोशिकाएं एक या एक से अधिक कोशिकाएं जब मिल जाएंगी तब क्या बनेगा? उत्तक बनेगा, टिश्यू बनेगा। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? अंग। अब जैसे जैसे हम इधर आते जा रहे हैं तो उच्च कैटेगरी के जीव आते चलेंगे। कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक से क्या बनेंगे? अंग। और अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर के एक संपूर्ण बॉडी का, मतलब सजीव का निर्माण करता है, एक बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब कि कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और सजीव। इंग्लिश में दोहरा देता हूं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। ठीक है, देखो, मैं मानव शरीर की बात करूं, मैं यहाँ पर मानव शरीर के बारे में ये अंग तंत्र लेके आया हूं। हमारी बॉडी में, मानव बॉडी में 9 प्रकार के अंग तंत्र होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। ये सारे के सारे ये रहे। हम इनको जैसे जैसे धीरे धीरे और क्लासें आएंगी उनमें ये सारे तंत्र पढ़ने वाले हैं। यहाँ से कोई ना कोई हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो कोशिका के जो जनरल फैक्ट है वो और मैं आपको बता देता हूँ। कोशिका जो शब्द है वो सेलुलर वर्ड से बना है, जो ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। फिर से बता देता हूँ, जिसका मतलब होता है साधु का घर, स्मॉल रूम। ठीक है, जो सेल वर्ड है ये सेलुला से बना, जो कि लैटिन या ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? साधु का घर। और 2-4 फैक्ट और हैं जो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोशिका शब्द देने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक साहब। कोशिका की खोज करने वाले कौन है? रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज करी, लेकिन वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। इसके बाद सन 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या किया? जीवित कोशिका को देखा। किसमें? एक पादप जो तालाब था, तालाब का एक प्रोटोजोआ संघ का जीव था, उनमें मतलब जीवित कोशिका की खोज करी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने। ये जनरल थोड़े से फैक्ट हैं। देखो, कोशिका का अध्ययन हम पहले पढ़ चुके हैं। कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं हम? साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक मैंने पहले अगली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं। मैंने वहां ये भी बताया था आधुनिक कोशिका के जनक कौन कहलाते हैं, तो सीवी स्वानसन साहब। और भारतीय कोशिका साइटोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? ए के शर्मा, मतलब अरुण कुमार शर्मा। ये हम पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो जिसके जनरल फैक्ट है हमारे जिस कोशिका के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बता दूं आपको, जो कोशिका के जनक है, कोशिका, मैंने साइटोलॉजी के जनक किसको बताया? रॉबर्ट हुक साहब को। लेकिन कोशिका के जनक कौन है? जॉर्ज एमिल पेलाइडे। जॉर्ज एमिल पेलाइडे, ये हमारे किसके जनक है? कोशिका के जनक ये कहलाते हैं। ये पक्का फैक्ट याद रखना। कोशिका के जनक कौन है? जॉर्ज एमिल पेलाइडे। कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक साहब। ये अलग अलग फैक्ट्स है, मैं लिख दूंगा बाद में अगली क्लास जो आएगी। अभी मतलब आप सुनते रहे सिर्फ। ठीक है, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। देखो, हमने कोशिका पढ़ ली, कोशिका के खोजकर्ता कौन है ये बता दिया, कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं ये बता दिया। देखो, हम यहाँ कोशिका का अगला भाग लेके आते हैं। कोशिका से क्या मिलेंगे? जब कोशिकाएं मिलेंगी तो उत्तक बनेगा, उत्तक मिलेंगे तो अंग बनेंगे, और अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनेगा, और संपूर्ण बॉडी का निर्माण होता है। तभी तो इसको क्या कहा गया? सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बॉडी। ठीक है, तो कोशिका। अब मैं यहाँ मानव बॉडी की बात कर रहा हूँ। जो अंग तंत्र लिए हैं ये मानव बॉडी के हैं। हमारी बॉडी में कितने अंग तंत्र पाए जाते हैं? टोटली 9। देखो, पहला कौन सा? अध्यावरणी तंत्र। ये अध्यावरणी तंत्र में क्या होता है? त्वचा। त्वचा से संबंधित अंग कौन सा होता है? मतलब अध्यावरणी। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी त्वचा ही है, ये भी पक्का ध्यान रखना, कई बार पूछा गया। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। दूसरा देखो, देख ले, हम लेते हैं पाचन तंत्र।
दो हो गए, तीसरा श्वसन तंत्र, चौथा परिसंचरण तंत्र, पांचवा उत्सर्जन तंत्र, 6 तंत्रिका तंत्र, सातवां अंतःस्रावी तंत्र, आठवां जनन तंत्र और 9 कंकाल तंत्र, स्केलेटल जैसे बोला जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, देखो नियंत्रण और समन्वय का मतलब इसका क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो नियंत्रण मतलब कंट्रोल, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। देखो जब बच्चा छोटा होता है तो उसका अपनी बॉडी पर नियंत्रण नहीं हो पाता, समन्वय भी नहीं हो पाता। बच्चा डायरेक्टली अगर मान लो 1 साल का तो वो चलेगा तो कैसे चलेगा, आड़ा तिरछा। कहने का मतलब उसका नियंत्रण और समन्वय अपनी बॉडी पर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये दोनों तंत्र मिलकर, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों तंत्र मिलकर के क्या करते हैं, हमारे नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने 9 प्रकार के हमारे तंत्र होते हैं। मानव बॉडी की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब इसके बाद मैं इस कोशिका के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जो मैं फैक्ट ले रहा हूँ वो किसके ले रहा हूँ, मानव शरीर वाले, ह्यूमन बॉडी के ले रहा हूँ। तो ये पक्का ध्यान रखना। देखो जो कोशिका है, ये प्रत्येक कोशिका, मानव बॉडी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी। कितने, 23 जोड़ी। 46 की जगह 23 जोड़ी कहना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, जोड़े में, इसलिए 23 जोड़ी कहना ज्यादा बेटर आंसर है। ठीक है, अब इन 23 जोड़ी में से मैं आपको बता देता हूं, 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी, इनको हम क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ी बचा हुआ है, एक जोड़ी, इसको हम बोलते हैं कौन सा, एक जोड़ी को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाला। तो मैंने देखो आज बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा सा परेशानी आ रही है, कल इसको हम बड़ा कर देंगे जैसे भी है। तो ये देखो जो 22 बनाए, ये टोटली ये 22 है, इनको तो हम कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, और जो एक है ये इसको क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण ये करता है। ठीक है, 22 जोड़ी तो समान है, मानव बॉडी मेल हो चाहे फीमेल हो। जो 23वां जोड़ी होता है ये दोनों मेल और फीमेल में अलग होता है। देखो आपको सबको पता है, ये जनरली ये सब पढ़ते हैं कि जो 23वां जोड़ी होता है मानव में तो क्या होगा, अगर मान लो मेल की बात करूं, नर की बात करूं तो XY, और फीमेल बॉडी में क्या होता है XX। ठीक है, अगर मान लो नर Y दे रहा है और इधर फीमेल से तो X आना ही है, तो क्या होगा, पुत्री। और अगर मान लो इधर से ये X देता और इधर से भी X आता तो पुत्री होगी, और इधर से ये Y देगा तो इधर से ये ऑटोमेटिक X आना ही है, तो वो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो ये तो जनरल फैक्ट है, वो आपको पता ही होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ आगे की। देखो अब जो गुणसूत्र है उसके बारे में हम आगे लेके आते हैं। एक मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये आपने बता दिया। और अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए मानव बॉडी में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो उसका आंसर क्या होता है। अगर मान लो गुणसूत्र की संख्या पूछे या कोशिकाओं की संख्या पूछे, तो मानव बॉडी में कोशिकाएं होती हैं 75 से 100 खरब, मतलब कि अनकाउंटेबल, 75 से 100 खरब। और एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। तो आप दिमाग लगा सकते हो, अगर मानव बॉडी की, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि मानव बॉडी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उसका आंसर देते हैं हम अनकाउंटेबल। और एक सेल आ रहा है तब देते हैं हम 23 जोड़ी, ये पक्का ध्यान रखना। तो ये हो गया 75 से 100 खरब सेल्स होती है, तो एक सेल में 23 जोड़ी, तो आप इंटू कर लेना, आएगा भी नहीं, बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया। देखो अब इसके बाद हमने ये जो लिंग गुणसूत्र है उसके बारे में हम और डिटेल से देखते हैं। ये लिंग गुणसूत्र को दिया, इसमें देखो ये जीन होते हैं। ठीक है, एक लिंग गुणसूत्र के ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उनको हम दोनों ने क्या कर लिया, अलग कर लिया। और इस पे जो जीन होते हैं इन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये जो जीन है रेखीय क्रम में कैसे व्यवस्थित है, ये रहे देखो आप। अब जो रेखीय क्रम में ये जीन व्यवस्थित होते हैं, ये जीन ही जो होता है ना, यही हमारे लैंगिक या आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारण करता है। ये जीन ही होते हैं जो मतलब कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसका आंसर बहुत सारे लोग मतलब डीएनए देते हैं, डीएनए नहीं होता है। डीएनए में स्थित गुणसूत्रों पर स्थित जीन जो है रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जीन किससे मिलकर बना हो, डीएनए। देखो अब जो हमारा जो डीएनए होता है ये 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। कौन कौन से, फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। फॉस्फोरिक अम्ल में ये इसका सूत्र होता है फॉस्फोरिक अम्ल X3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। शर्करा के रूप में अगर मान लो डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी, और आरएनए है तो राइबोस शर्करा होगी, इतना सा अंतर होता है। अब देखो नाइट्रोजन क्षारक जो है, नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन और पिरिमिडिन।
अब प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक के रूप में कौन होता है? एजी। ट्रिक है हमारी एजी, ओजी सुनो जी, आपने सुना होगा। तो ट्रिक क्या है हमारी? एजी। ए से क्या बनेगा? एडेनिन। ए से देखो जगह कम है इसलिए मैं लिख देता हूं फिर भी, एडेनिन। ए से एडेनिन और जी से गुआनिन, जी से गुआनिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्षारक में प्यूरिन, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के रूप में एजी होता है, ये डीएनए में। और मैं अगर मान लो पिरिमिडिन क्षारक की बात करूं तो कौन सा होता? सी डी। ये पक्का ध्यान रखना। देखो मैं इसको इधर लिख देता हूं, नाइट्रोजन क्षारक पिरिमिडिन के रूप में मैं ट्रिक के रूप में लिखता हूं सी यू टी, सी यू टी कट, है ना, ये हमारी ट्रिक होती है। लेकिन सी और टी ये तो किस में पाए जाएंगे? डीएनए में। ठीक है, जब डीएनए की बात करेंगे तब चार नाइट्रोजन क्षारक, दो तो ये प्यूरिन वाले हो जाएंगे, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन क्षारक की जब बात करेंगे हम, तो पिरिमिडिन क्षारक के रूप में क्या क्या होगा? सी और टी। यू को हटा देते हैं क्योंकि यूरेसिल किस में होता है? ये पक्का ध्यान रखना, आरएनए में। ठीक है, यूरेसिल ये किसके स्थान पर हटता है? थाइमिन के स्थान पर। तो जो सी यू टी में से कट है, जो हमने पिरिमिडिन की ट्रिक है हमारी कट, इसमें सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल, ये किस में पाया जाएगा? आरएनए में। किस में होगा? आरएनए में। आरएनए में चार नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, वो कौन कौन से होंगे? दो तो ये रहे प्यूरिन वाले, क्योंकि ए और जी, और पिरिमिडिन के रूप में कौन होगा? सी और यू, क्योंकि इसमें थाइमिन हट जाता है। थाइमिन किस में आएगा? डीएनए में। तो डीएनए के अगर मान लो चार नाइट्रोजन क्षारक की बात करूं, ए जी, ये तो प्यूरिन वाले हो गए, और पिरिमिडिन वाले कौन से हो जाएंगे? सी और टी। आरएनए की बात करूं, आरएनए में कौन कौन से हो जाएंगे? ए जी तो सेम है ही सेम, ये आरएनए की बात करूं मैं, एजी वही एडेनिन गुआनिन, और इधर पिरिमिडिन के रूप में कौन कौन हो जाएगा? सी, सी से साइटोसिन और यू से यूरेसिल। ये चारों किस्म होंगे आरएनए में। देखो जिन जीवों में, जो निम्न कैटेगरी जीव होते हैं जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता, उनमें आरएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो जनरल फैक्ट कोशिका के बारे में आज इस क्लास में हम शायद इतनी ही कवर कर पाएंगे। अगली जो क्लास लाएंगे, ठीक है, उसमें हम इससे आगे का शुरू करेंगे। अभी देखो कोशिका के कोई ज्यादा फैक्ट हुए नहीं है, कोशिका इतनी से समाप्त नहीं है। कोशिका एक इतना बड़ा चैप्टर है जो आपको कम से कम 10 क्लासें ले सकता है, कम से कम इतने बता सकता हूं। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। देखो सेल कोशिका जो है, इसके देखो कोशिका के जनक पूछे जाए तो जॉर्ज एमिल पेलेडे, ठीक है, और इसका अध्ययन किसमें करते हैं हम? साइटोलॉजी में। किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। और इसके जनक कौन है? इसके जनक रॉबर्ट हुक साहब हैं, आधुनिक जनक सीवी स्वानसन साहब हैं, और जो भारतीय जनक है वो कौन है? ए.के. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा साहब है। ठीक है, तो ये मैंने पहले अगली वीडियो में बता चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोशिका शब्द लेने वाले भी कौन है? हार्टविग। कोशिका शब्द किसने दिया? हार्टविग नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो ये देखो जितने भी फैक्ट है ना, वो मैं धीरे धीरे एक वन बाई वन यहाँ लिखा दूंगा, क्योंकि आज समय का भी अभाव है, और देखो बोर्ड थोड़ा सही नहीं है आज, वो लाइट का फोकस भी आ रहा होगा, इसलिए मैं समझ आता हूँ। अगली क्लास में ये समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।